ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का बेटा, द ब्रह्मपुत्र रिवर. दिस रिवर इज नॉट जस्ट अ बॉडी ऑफ वाटर, इट इज अ लाइफलाइन फॉर मिलियंस. ये नाम पावर और मैजेस्टी दिखाता है. इसकी शक्ति और भव्यता अद्वितीय है. ये नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है. इसकी विशालता और विस्तार अद्भुत है. ये बहुत सारे देशों से बहती है, अपने साथ कहानियां और ट्रेडिशंस लेकर. हर देश की अपनी एक अनोखी कहानी है. ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मा का बेटा कहा जाता है. यह नाम इसे एक दिव्य पहचान देता है. ब्रह्मा क्रिएशन के हिंदू भगवान हैं. वे सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं. इस नदी का जन्म हिमालयस के ऊपर हुआ है. यह एक पवित्र और प्राचीन स्थल है. यह टिबेटन प्लेटो से शुरू होती है. यहाँ से इसकी यात्रा का आरंभ होता है. ये बर्फ और स्नो की जगह है. यहाँ की ठंडी हवाएं और बर्फीले पहाड़ इसे और भी खास बनाते हैं. इस नदी का सफर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा है. ये एक साहसिक यात्रा है. ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ती है. इसकी धारा में एक अदम्य साहस है. फिर ये गहरी घाटियों से होकर बहती है. घाटियों की गहराई में इसकी धारा और भी तेज हो जाती है. आखिरकार ये मैदानों में प्रवेश करती है. यहाँ इसकी धारा शांत और विस्तृत हो जाती है. यहाँ ये लाखों लोगों को जीवन देती है. इसके किनारे बसे लोग इसकी धारा पर निर्भर हैं. ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक जीवंत इतिहास है. ये जीवन, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है. इसकी धारा में सदियों की कहानियां बहती हैं. ब्रह्मपुत्र का सफर केमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होता है. ये ग्लेशियर हिमालयास में है. हिमालयास दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं. ये नदी एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू होती है. इसे पिघलती बर्फ और स्नो से पानी मिलता है. जैसे जैसे ये धारा बहती है, वैसे वैसे ये ताकतवर होती जाती है. ये चट्टानों से टकराती है और पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ती है. ब्रह्मपुत्र टिबेट से होते हुए पूर्व की ओर जाती है. तिब्बत में इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है. ये नदी गहरी घाटियों से होकर गुजरती है. ये घाटियां दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक है. तिब्बत से ब्रह्मपुत्र का सफर बहुत ही वाइल्ड और खूबसूरत है. ये नेचर की पावर का प्रमाण है. अलग अलग जगहों पर ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है. ये इस नदी के लंबे सफर और कल्चरल इंपॉर्टेंस को दिखाता है. तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है. इसका मतलब है सबसे ऊंची चोटियों से निकलने वाली नदी. ये नाम हिमालयास में इस नदी के ओरिजिन को दर्शाता है. जैसे ही ये नदी इंडिया में प्रवेश करती है, इसका नाम बदलकर सियांग हो जाता है. ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है. सियांग नदी घने जंगलों से होकर बहती है. ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक सुरक्षित जगह है. ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसके कई रूप हैं. हर नाम एक कहानी कहता है. हर नाम नदी के सफर के एक अलग हिस्से को दर्शाता है. ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इंडियन स्टेट असम में प्रवेश करती है. असम में इस नदी को इसका सबसे फेमस नाम मिलता है, ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र असम की जीवन रेखा है. यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण वाटरवे है. ये नदी मैदानों में जीवनदायी पानी लाती है. असम में ब्रह्मपुत्र एक चौड़ी और विशाल नदी है. असमीज में इसे अक्सर लुइट कहा जाता है. ये नदी असमीज कल्चर और लाइफ का एक अभिन्न अंग है. असम के लोग ब्रह्मपुत्र पर निर्भर हैं. वे इसका उपयोग ट्रांसपोर्टेशन, सिंचाई और मछली पकड़ने के लिए करते हैं. ये नदी आजीविका और जीविका का एक स्रोत है. भाग 5, संस्कृतियों का ताना बाना, द ब्रह्मपुत्र's इन्फ्लुएंस. ब्रह्मपुत्र नदी विभिन्न संस्कृतियों वाली भूमि से होकर बहती है. इसने अपने किनारे रहने वाले लोगों के जीवन और परंपराओं को आकार दिया है. तिब्बत में यह नदी बुद्धिस्ट के लिए पवित्र है. उनका मानना है कि यह आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है. यह नदी कई किंवदंतियों और कहानियों से जुड़ी हुई है. असम में ब्रह्मपुत्र प्रजनन क्षमता और प्रचुरता का प्रतीक है. इसे त्योहारों और गीतों में मनाया जाता है. यह नदी असमीज पहचान का एक अभिन्न अंग है. ब्रह्मपुत्र ने सदियों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है. इसने विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ा है. भाग 6, द बाउंटीफुल ब्रह्मपुत्र एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी. ब्रह्मपुत्र नदी जीवन और समृद्धि का स्रोत है. इसका उपजाऊ पानी भूमि को सींचता है, जिससे यह कृषि के लिए आदर्श बन जाती है. ब्रह्मपुत्र वैली को भारत का राइस बोल कहा जाता है. नदी की बाढ़ भूमि पर उपजाऊ मिट्टी जमा करती है.
यह मिट्टी मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। ब्रह्मपुत्रा एक समृद्ध मछली पकड़ने के उद्योग का समर्थन करता है। यह नदी विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियों का घर है। मछली पकड़ना कई समुदायों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। नदी परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यापार और वाणिज्य के लिए एक प्रमुख जल मार्ग के रूप में कार्य करता है। नदी के किनारे नाव द्वारा माल पहुंचाया जाता है। भाग 7 ब्रह्मपुत्रा's फ्यूरी फ्लड्स एंड चैलेंजेस। ब्रह्मपुत्र नदी प्रकृति का एक शक्तिशाली बल है। जहां यह जीवन और समृद्धि लाता है, वहीं यह विनाश भी ला सकता है। यह नदी अपनी वार्षिक बाढ़ के लिए जानी जाती है। मानसून के मौसम में नदी वर्षा के पानी से भर जाती है। यह अक्सर अपने किनारों से ऊपर बह जाता है, जिससे विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। इन बाढ़ों से फसलों, घरों और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हो सकता है। ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ उसके तट पर रहने वाले लोगों के लिए एक आवर्ती चुनौती है। उन्होंने नदी की लय के हिसाब से खुद को ढालना सीख लिया है। उन्होंने बाढ़ से निपटने के तरीके विकसित किए हैं। भाग 8 टेमिंग द ब्रह्मपुत्रा, डैम्स एंड वाटर मैनेजमेंट। The Brahmaputra River, with its vast expanse and powerful flow, has always been a source of both sustenance and challenge for the regions it traverses. ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ एक बड़ी चुनौती पेश करती है। हर साल यह नदी अपने किनारों को तोड़कर बाढ़ का कारण बनती है, जिससे हजारों लोग प्रभावित होते हैं। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार और स्थानीय प्राधिकरण कई उपाय अपनाते हैं। कई बांध और जल प्रबंधन परियोजनाएं लागू की गई हैं। ये परियोजनाएं न केवल बाढ़ को नियंत्रित करती हैं, बल्कि जल संसाधनों का भी सही उपयोग सुनिश्चित करती हैं। नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए जाते हैं। ये बांध नदी के पानी को नियंत्रित तरीके से छोड़ते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा कम होता है। वे मानसून के मौसम में अतिरिक्त पानी जमा करते हैं। मानसून के दौरान जब भारी बारिश होती है, तो ये बांध अतिरिक्त पानी को रोकते हैं। इसके बाद इस पानी को धीरे धीरे साल भर छोड़ा जाता है। यह नियंत्रित रिलीज न केवल बाढ़ को रोकता है, बल्कि सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को भी पूरा करता है। जल प्रबंधन परियोजनाएं बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये प्रणालियां समय पर चेतावनी देकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने में मदद करती हैं। वे तटबंधों को मजबूत करने और बाढ़ आश्रयों के निर्माण पर भी काम करते हैं। तटबंध और आश्रय बाढ़ के समय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। लक्ष्य ब्रह्मपुत्रा की शक्ति का उपयोग करते हुए इसकी विनाशकारी क्षमता को कम करना है। यह संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि नदी के संसाधनों का सही उपयोग हो सके। यह नदी के संसाधनों के उपयोग और उसके प्राकृतिक प्रवाह का सम्मान करने के बीच एक नाजुक संतुलन है। इस संतुलन को बनाए रखना ही जल प्रबंधन की कुंजी है। भाग 9 ब्रह्मपुत्रा, अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ब्रह्मपुत्र नदी केवल पानी और आजीविका का स्रोत नहीं है, यह जैव विविधता का भी केंद्र है। यह नदी और इसके आसपास के क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है। ब्रह्मपुत्रा वैली दुनिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। यह वनों, आर्द्र भूमि और घास के मैदानों सहित कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करता है। यह नदी लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन का घर है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आवास है। ब्रह्मपुत्रा की जैव विविधता क्षेत्र के इकोलॉजिकल महत्व का प्रमाण है। भाग 10 द फ्यूचर ऑफ ब्रह्मपुत्रा, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्रह्मपुत्र नदी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। नदी की रक्षा करना और उसका स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। संरक्षण के प्रयास औद्योगिक और कृषि स्रोतों से प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका उद्देश्य अप्रदित आवासों को बहाल करना और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना भी है। पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए सतत विकास प्रथाएं आवश्यक हैं। इसमें जिम्मेदारी पर्यटन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देना शामिल है। भाग 11 निष्कर्ष, द इटर्नल ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र नदी केवल पानी का एक भाग नहीं है, यह एक जीवंत धारा है जो अनगिनत जीवन को अपने साथ बहाती है। यह एक जीवन रेखा,
एक सांस्कृतिक प्रतीक और विस्मय और आशंका दोनों का स्रोत है। इसके किनारे बसे गांव और शहर इसकी धारा के साथ धड़कते हैं। अपने हिमनदी उद्गम से लेकर चहल पहल भरे शहरों से होकर गुजरने तक ब्रह्मपुत्रा सदियों से परिदृश्यों और जीवन को आकार देता रहा है। इसकी यात्रा में अनगिनत कहानियां और इतिहास छिपे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस शक्तिशाली नदी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके संरक्षण के प्रयासों में हमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका पानी आने वाली पीढ़ियों को पोषित और जीवित रखता रहे। यह हमारी धरोहर है जिसे हमें संजो कर रखना है। ब्रह्मपुत्र की यात्रा प्रकृति, संस्कृति और मानव अस्तित्व की परस्पर वर्बंडनहाइट का प्रमाण है। यह नदी हमें सिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक आश्चर्य को संरक्षित करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। हमें मिलकर इस नदी की रक्षा करनी होगी ताकि